हेलो भाई, तो कैसे हो तुम सभी? हाँ, ये वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि मैं वेट कर रहा था कब इसके थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स आए और मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊं। लेकिन देखो वो आ गया 1 घंटे का वीडियो। और हाँ यार, कुछ आगे बढ़ने से पहले मेरे को कहना है, मैं जो रिटर्न टू प्लेयर का मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, उस पे 100 और 200 व्यूज आ रहे हैं यार। पहले आप लोग एक बार चेक कर लो और बताओ कि मेरे को आगे एक्सप्लेन करना है कि नहीं। अगर ऐसे ही व्यूज आएंगे तो मैं एक्सप्लेन करना बंद कर दूंगा उस मानवा को। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो मानवा बहुत ही ज्यादा वेस्ट है, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। बस बात यही है कि उसकी जो इमेज क्वालिटी होती है थोड़ी सी डाउनग्रेड की होती है, लेकिन आगे के चैप्टर्स में उसकी क्वालिटी और भी इंक्रीज कर दी गई है। बस इन्हीं शुरुआती चैप्टर्स में उसकी क्वालिटी थोड़ी गिरी हुई दिखाई देती है। तो यार एक बार जाओ उसे चेक करो और बताओ भाई कि मतलब कैसा सीन है उसका। तो चलो अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और ये 14th एपिसोड। जैसा कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि एल्रिक अपने एंसेस्टर्स की हिस्ट्री को देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि मेफिस्टो आके ओटोहन पे अटैक कर देते हैं, मतलब कर देता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम अब तक स्ट्रांग हो चुके होगे। और फिर वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट क्रिएट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डीमन किंग को, जिसने अपने हाथों में एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट किया हुआ होता है और उससे बहुत सारी लाइट निकल रही होती है और एक बड़ी सी लाइटनिंग निकल के ग्राउंड पे हिट कर जाती है। तभी हम देखते हैं वो लाइटनिंग किसी और की नहीं, एनरी के ग्रैंडफादर की होती है, जो कि होते हैं सोडोन मेलविंगर। उन्होंने अपनी लाइटनिंग मैजिक से उस ब्लैक बॉल को पूरी तरह पियर्स कर दिया हुआ होता है, जिसे देख के एनरी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या ही सीन देखने को मिल रहा है मेरे को। वो बोल रहा होता है कि दोनों तरफ की एनर्जी एनर्जी की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट फील हो रहा है, लेकिन उसी समय पे वो दोनों सिमिलर भी लग रहे हैं। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और बोलते हैं क्या ऐसा हो सकता है। तभी ओल्ड वाले ओटोहन उससे बोलते हैं, जो नरेट कर रहे थे स्टोरी को, वो उससे बोलते हैं जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। अभी के समय हम प्रायश्चित से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया से डिमोनिक एनर्जी को सोलो और डिवार करना ये हमारा धर्म बन चुका था। हम इस लैंड से ह्यूमन बींग्स को पूरी तरह इरेज करना चाहते थे। तभी एरिक उससे बोलता है कि तो इसका मतलब तो मेलविंगर्स भी इनह्यूमंस है। ओटन बोलता है कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। वो अपने हाथों में कुछ बॉल जैसा क्रिएट करता है और बोलता है कि हम मेलविंगर्स और वो सभी के सभी डीमंस वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि एक ही जड़ से पनपे हुए हैं। इतना बोलते बोलते उसके हाथों में वो जो ब्लैक बॉल होती है वो उसके चारों तरफ एनर्जी सराउंड करना चालू कर देती है। तभी एलिक बोल रहा होता है कि इसका मतलब हमारे एंसेस्टर और वो डीमन गॉड दोनों एक ही रूट से पनपे हुए हैं, मतलब एक ही जगह से आए हुए हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट पाथ को परस्यू करते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। ओटर्न बताते हैं कि हमारे जो फर्स्ट एंसेस्टर थे वो डीमन गॉड की तरह ही एक डिवाइन रैंक के बींग थे। मेलविंगर्स और इनह्यूमंस एक ही जड़ से पनपे हुए थे, लेकिन वो एक दूसरे को एनाइलेट करना चाहते थे। वॉर बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन एट द एंड विक्ट्री हमारी हुई। लेकिन उसी के साथ एक प्रॉब्लम भी खड़ा हो गया। हम लोगों ने वॉर तो जीत ली थी, लेकिन बैटल को हार चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग और सुडोन आपस मतलब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी डीमन किंग सुडोन से बोलता है कि तो फिर फाइनली तुमने ह्यूमन होना ही चुना। इधर सुडोन उसकी बातों का जवाब नहीं देते। डीमन किंग बोलता है लेकिन तुम्हारी इस एरोगेंट चॉइस की वजह से आज तुम मरने वाले हो, और साथ ही साथ मैं भी। लेकिन भले मैं डिस्पेयर हो जाऊं, लेकिन मेरा कुछ अंश हमेशा कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा। लेकिन तुम्हें यह सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होने वाला। उसकी बातें सुन के सुडोन भी स्माइल कर रहे होते हैं। तभी एल्रिक ओटोन से बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हमारे एंसेस्टर उस डीमन गॉड से हार चुके थे। ओटोन बोलते हैं कि हाँ, अंत में मिले हुए शाप के कारण वह नष्ट हो गए। हालांकि वो डीमन गॉड वो कभी भी पुनर्जीवित हो सकता था, लेकिन अपने आंखों को बंद करने से पहले हमारे फर्स्ट एंसेस्टर अपनी कुछ प्रोफेसीज पीछे छोड़ गए कि किसी दिन जब इनह्यूमंस दोबारा उठ खड़े होंगे तो फिर डीमन गॉड वो जरूर ही वापस आ जाएगा। इधर हम देखते हैं कि सुडोन एक पेड़ से टेक लगाए हुए बैठे हुए होते हैं और उनके चारों सीजन्स मतलब चारों जो लोग हैं मतलब कॉमरेड्स वो उनके जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। ओटोहन रोते हुए उनसे चिल्ला के बोलते हैं कि मैं अपने फैमिली को बहुत ही अच्छे तरीके से राइज करूंगा। ये यंग वाले ओटोहन होते हैं। तभी ओल्ड वाले ओटोहन बोलते हैं कि जैसे ही पैट्रियार्क चले गए उसके बाद मैंने अपनी फैमिली का कार्यभार संभाला और अपने एंसेस्टर के विल को फॉलो किया, और एट द सेम टाइम मैंने विंटर के लिए प्रिपरेशन चालू कर दिया था। समय बीतता गया और मैं केवल इंतजार करता गया, यहाँ तक कि अब मैंने अपने यंग एज में ही अपने अपने प्यार से दूर हो गया। मैंने सब कुछ त्याग दिया जब तक कि एंसेस्टर द्वारा बताए गए, जब तक कि उस संतान का जन्म न हो जाए जो कि पूरे दुनिया को बचाएगा। और फिर मुस्कुराते हुए एरिक से बोलते हैं कि अब वो समय आ चुका है
कि अपने काम को फुलफिल किया जाए और तुम मुझे मिले हो। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि हाँ, वो संतान जो कि उस प्रोफेसी में लिखा गया है वो तुम ही हो। जिसे सुन के एलिक भी हैरान हो जाता है। और हाँ भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं यार कि मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों खराब है, तो मैं दोनों मिक्स करके बोलता हूँ। एक्चुअली मैं ज्यादातर भोजपुरी बोलता हूँ, उसीलिए मैं थोड़ा दाएं बाएं हो जाता हूँ। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तभी एलिक अपना आंख बंद करता है और अपने मन में बोलता है, तो मैं वो डिसेंडेंट हूँ जिसके बारे में एंसेस्टर हजारों साल पहले बता के गए थे। तभी वो अपने दांतों को जोर से पीटा और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है। ओटोन खांसते हुए उससे बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुम इस बात से खुश नहीं हो। एलिक गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर मैं हूँ क्यों, आखिर मैं क्यों हूँ। मैं अपने पाथ को अपने हिसाब से चुनना चाहता हूँ, किसी फिट या किसी प्रोफेसी के फोर्स में आके नहीं। मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना चाहता हूँ। ओटो उससे बोलते हैं कि तुम इसे गलत मत समझो। एक प्रोफेसी प्रोफेसी होती है। ये दुनिया बहुत सारे रास्तों में बटी हुई है और उस रास्तों के बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। और श्योरली तुमने भी उन चीजों को खुद से एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये कुछ याद करता है और रियलाइज करता है टाइगर किंग न्यूल के बारे में। भले ही प्रोफेसी हो या ना हो, लेकिन जिसे चूज किया गया है वो तुम हो। भले ही तुम हमारे दिए गए अरेंजमेंट को कंप्लीट करो या चाहे ना करो, हम अपने नियमों से भी कभी भी तुम्हें बांध कर नहीं रखने वाले। एली बोलता है, तो फिर सही है। तभी वो अपने हाथों में एक मैजिक सर्कल जैसा क्रिएट करते हैं और बोलते हैं कि मैंने ये बात पहले भी बोला है जब हम पहली बार मिले थे। तो फिर चलो, मुझे एक बार ये फिर से पूछने दो, तुम इस व्हील को रोकोगे या फिर इसे टर्न करोगे। इधर उनके हाथों में एक व्हील जैसा कुछ क्रिएट हो चुका होता है। एलिक हंसते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरा आंसर पहले की ही तरह सेम रहने वाला है, ताकतवर होने का एक फास्टेस्ट पाथ। आखिर मैं उसे रिफ्यूज क्यों करूंगा। तो फिर चलिए, अब मुझे वो दे दीजिए। ओटोन बोलते हैं, क्या कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एलिक बोलता है, क्या ये आप नहीं थे जिन्होंने बोला था मुझे यहाँ पे आने को, जिससे कि मैं विंटर कंप्लीट करने के लिए वो चीजें हासिल कर पाऊँ जिसके बारे में आपने बोला था। वो अपने हाथों में फिर से उस व्हील को क्रिएट करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम सच में अपने बातों से पीछे नहीं हटने वाले। सच में तुम कुछ तो हो। सीन सिर्फ होता है बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी बंदे अभी भी वहीं पे खड़े हुए होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि आखिर हम क्या करें, क्या हमें बस यहीं पे खड़े रहना चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, हमें यहीं पे रुकना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेकलेसली मूव करते हैं तो शायद ये गार्डियंस हम पे अटैक कर सकते हैं। तभी जहाँ से एलिक एंटर किया था वहाँ का दरवाजा बहुत ही तेजी से ग्लो करना चालू कर देता है। उस लाइट को देख के उन दोनों के फेस पे एक इविल स्माइल आ जाती है। एक बंदा बोलता है कि उस लाइट को देखो, दूसरा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि अब वो ट्रेजर हमारे सामने आने वाला है। तभी वो पहला वाला बंदा अपना स्वॉर्ड यूज करते हुए दूसरे वाले के गले को काट देता है और बोलता है कि वो ट्रेजर मेरा है, और दौड़ते हुए एल्ली की तरफ जाने लगता है। वो ठीक एल्ली के पीछे आ चुका होता है और अपने स्वॉर्ड को उस पे मारने जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हे मैजिशियन, अपनी इस फुलिश डेथ को, मतलब अपनी इस फुलिश डेथ से नाराज मत होना। तुम जो यहाँ पीछे छोड़ जाओगे मैं उसका अच्छे से यूज करूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से उस पर कोई अटैक कर देता है और उसके मुंह ये वही लड़की होती है जिसने अपने डैगर का यूज करते हुए उसकी खोपड़ी फोड़ डाली होती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हारी जजमेंट करने की एबिलिटी ट्रेजर के लालच में आके पूरी तरह खो चुकी है। तुम्हें इतना भी नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके बॉडी से कितना ही एब्जर्ड माना स्प्रेड हो रहा है। उसके बगैर हम इस डंजन से बिलीव नहीं कर सकते। वो जाती है उसके पास और उसके सर से अपना डैगर निकाल लेती है। वो अपने मन में सोचती है कि अब मुझे इन दोनों के लाशों से इनके सारे सामान को इकट्ठा कर लेना चाहिए और इसके साथ, मतलब इस बंदे के साथ यहाँ से स्किप करना चाहिए। वो एल्रिक की बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे एल्रिक की आवाज सुनाई देती है जहाँ पे वो बोलता है कि वाह, तुम्हारे सेंसेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वो पीछे मुड़ के देखती है। वो एक इविल स्माइल के साथ उससे बोलता है कि तुम एक ग्रेव रॉबर के तौर पे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो। तभी वो घबराती हुई उससे दूर हट जाती है और बोलती है, क्या कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। एल्रिक बोलता है, अच्छा तुम इस बात को लेके क्यूरियस हो। मुझे स्टार्टिंग से तुम्हारे से एक चोर होने की बू आ रही थी, तो आखिर मुझे ये चीज कैसे ना पता होता। इधर उसके पसीने छूट चुके होते हैं। वो अपने मन में सोच रही होती है कि डैम इट, ये हम नहीं थे जिन्होंने इसके लिए ट्रैप बुना था, मतलब ट्रैप बिछाया था। गेम का असली विलन तो ये है, इसने बहुत ही चतुराई से हमें यहाँ तक फंसा के लाया। वो अपना हाथ जोड़ते हुए उससे बोलती है, सर मैजिशियन, हम लोग गलत है, प्लीज हमारी जिंदगी को बख्श दे। अब इसे कौन बताया कि दो तो पहले ही निपट चुके हैं, ये आखिरी बची हुई है। एडिको से बोलता है कि आखिर क्यों। वो उसके फेस के पास जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे को मारने की कोशिश की। फिर वो एक ईविल स्माइल लेता है और बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो सेम चीज नहीं करने वाला। इधर उस लड़की की इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो अपना नाक आंख मुंह सारा बहाते हुए बोलती है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, प्लीज मेरे जान को बख्श दो। तभी वो अपना आंख बंद करते हुए उससे बोलता है कि वेल, यहाँ पे अब लाशों को साफ करना मेरे लिए थोड़ा परेशानी भरा होगा, तो फिर चलो मैं अपने माइंड को चेंज करूँ, तब तक तुम यहाँ से निकल लो। बस इतना सुनने की देर होती है कि वो वहां से भागते हुए निकलना चालू कर देती है और वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखती। तभी हमें फिस्टो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि जहाँ देखो तो उसे वो एक पागल कुत्ते की तरह भाग रही है। क्या तुम सच में उसे ऐसे ही जाने दोगे? ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, वो डंजन के लोकेशन को एक्सपोज कर सकती है। एरिक उससे बोलता है कि वो इस प्लेस के बाहर अपना एक सिंगल स्टेप भी नहीं रख सकती।
मेफिस्टो बोलता है क्या कि ये तुम्हारा कहने से क्या मतलब है। एरिक उससे हंसते हुए बोलता है कि इस जगह पे कुछ ऐसा है जो कि पहले से सेट किया गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे को ये बताओ कि आखिर मैं तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा हूँ। मेफिस्टो अपना अजीब सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है तो फिर उस तुमने उसे कंप्लीट कर लिया द विंटर। इधर हम देखते हैं कि एल्रिक की बॉडी से बहुत ही ज्यादा आइसी टाइप की एनर्जी निकल रही होती है। इधर हमें बताया जाता है जहाँ पे ओटोन एलिक से बता रहे होते हैं कि सील ऑफ विंटर ओरिजिनली डीमन रेलम के जनरल्स के लेवल के बराबर होता है और ये मेरा ट्रू नेम था जिससे कि मैं डीमन किंग को डिफीट कर पाया। इस सील की शुरुआत तब होती है जब दो अथॉरिटीज एक साथ मिलते हैं, तभी वो अपने हाथों को क्लैप करते हुए कुछ करना चालू कर देते हैं। एलिक भी हैरान हो जाता है, बोलता है क्या अथॉरिटीज। तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा मैजिक सर्कल। यदि मैजिक दुनिया के नियमों और सत्य को प्रकट करने का कार्य करता है तो फिर अथॉरिटीज उन कानूनों और सत्य को अपनी इच्छा शक्ति से बलपूर्वक मोड़ने का कार्य करता है और इसी वजह से अथॉरिटीज को गॉड्स का पावर बोला जाता है और इस अथॉरिटी का नाम है नॉर्दर्न विंड एंड विंटर विंड। इधर उन्होंने अपने हाथों में एक मैजिक क्रिएट किया हुआ होता है और उसे रिलीज कर देते हैं जिससे कि एक बड़ा सा टोर्नेडो क्रिएट हो चुका होता है। वो बताते हैं कि ये है नॉर्दर्न विंड। वो इतनी ज्यादा ड्राई होती है कि वो जहां से भी गुजरती है उस जगह को पूरी तरह उजाड़ देती है, जो कि सूखा और आकाश की कैलेमिटी लाती है। और वो आतंक जो कि विनाश का संदेश देता है उसे विंटर ब्लिजार्ड कहते हैं। अंतहीन बर्फ जो कि ऊंची ऊंची ढेर लगाती है, सभी जीवित प्राणियों से उसके जीवन को छीन लेती है और हर खिले हुए फूल को चुरा लेती है। ये केवल अपने साथ साउंडलेस डेथ को ही लाती है और ये क्वाइट डेथ जीवित प्राणियों के लिए शांति और आरामदायक होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ही ज्यादा कड़वा और डरावना होता है और कोई भी नहीं जानता कि कब ये अचानक आ जाए। अगर तुम ब्रूटल कोल्ड और विंटर विंड को मास्टर कर लेते हो तो तुम विंटर को कंप्लीट कर पाओगे। अब शायद यहाँ पे राइटर ने कुछ मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ पे ब्रूटल कोल्ड की जगह नॉर्दर्न विंड होना चाहिए था। इधर एलिक अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं उस अथॉरिटी को बिल्ड कर पाता हूँ तो मैं भी ओटोहन जैसे ही ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को हासिल कर पाऊंगा। और ये सोचते हुए वो स्माइल कर रहा होता है। तभी ओटोहन उससे बोलते हैं सच में ये तुम्हारा बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन है। तभी वो अपना स्माइल करते हुए एक पंच बनाते हैं और बोलते हैं तो फिर इस बार पर्सनली मैं, और फिर अपना एविल स्माइल बनाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा। वो प्रेसिडेंट मेफिस्टो से बोल रहा होता है कि उसके बारे में सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर कौन सा एंसेस्टर अपने डिसेंडेंट के साथ ऐसा टॉर्चर देने जैसा बिहेव करता है। इधर मेफिस्टो उसे देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि ये बेट ये लगभग एक डीमन जनरल के लेवल तक पहुंच चुका है। अब देखो अगर आप लोगों को डीमन जनरल के नाम से कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बता दूं, मेफिस्टो भी एक डीमन जनरल है। अब आगे का खुद केस कर लो। इधर मेफिस्टो रियलाइज करते हुए बोलता है कि इसके साथ साथ मेरी सोल एनर्जी भी स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। इधर हम देखते हैं ओटोन को जो कि अकेले खड़े हुए होते हैं। वो बोलते हैं अंधता वो चला गया, मैंने उसे अपना सारा रिमेनिंग माना दे दिया है। मुझे इस बात से आश्चर्य होगा कि अगर वो बच्चा मतलब बेवकूफ बच्चा इस बात को रियलाइज करे। एटलीस्ट अब मैं उस चीज को हासिल करने जाऊंगा जिसके लिए मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। इधर हम देखते हैं कि वो किसी पर्सन के पास जा रहे होते हैं। वो उसके पास जाके बोलते हैं ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा लंबा वेट करा दिया है, मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। और ये शायद माउंटेन किंग होती है। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस होते हुए उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें सही लगे तो क्या तुम मुझे एक बार दोबारा मौका दे सकती हो। वो उनकी बातें सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी वो मूड चेंज करते हुए वो स्माइल करते हुए मान जाती हैं। इधर ओटोहन भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसे उन्हें शुक्रिया बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लिटिल वाली भी कैमेलिया जो की होती है, छोटी वाली कैमेलिया, वो पीछे से आके उसे हक कर लेती है। ओटोहन हंसते हुए उसे बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कैसे ही बोल सका हूँ। वो उसे अपने गोद में उठाते हैं और बोलते हैं चलो अब चलते हैं उस दुनिया में, हम वहाँ पे वो हर मजे करेंगे जो कि इस दुनिया में कभी भी नहीं किया। और देखते ही देखते वो पोर्टल के जरिए वहां से वो तीनों के तीनों गायब हो जाते हैं। वो जाते जाते बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो मासूम आत्मा हमारे जाने के बाद बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम फेस करने वाला है। इधर अली की बात हो रही होती है। इधर अली बोल रहा होता है कि एक सेकंड रुको, ऐसा लगे कि मैं अभी भी कुछ सुना या फिर शायद नहीं। हाँ भैया तुमने सुना, तुम्हारे एल लगने वाले हैं। इधर अली उनके चेयर के सामने झुकते हुए बोलता है कि हालांकि आपने बहुत सारे मुझे ट्रेवल्स दिए हैं लेकिन मैं फिर भी आपका ग्रेटफुल हूँ। मैं बस यही आशा करूंगा कि आप जहाँ पे भी हो आपको केवल खुशी ही हासिल हो। और इतना बोलते हुए वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि पीछे मुड़ते हुए उस चेयर को देखता है और बोलता है क्या खुशी, परहैप्स हम दोनों एक दिन फिर मिले और उस दिन हम दोनों अपना डुअल सेटल करेंगे। सीन से हम देखते हैं उस लड़की को जो कि अभी भी भाग रही होती है और बोल रही होती है कि डैम इट, यहाँ तक कि हमने केवल अपने ट्रेजर को ही लूज नहीं किया बल्कि इस तरीके से इतनी बुरी तरीके से आगे फंस चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि वो डंजन के एंट्री गेट के पास तक पहुंच चुकी होती है। तभी वो रुकती है और अपने इस दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव पकाने लगती है। वो बोलती है कि शायद मुझे आस पास ही छिप जाना चाहिए और जब वो आदमी यहाँ से चला जाएगा तब मुझे अंदर जाके वहाँ पे जो भी कुछ बचा है उसे चुरा लेना चाहिए। और देखो भाई ये एक फैक्ट है, तुम चोरों को कितना भी ठोक बजा लो लेकिन वो अपनी चोर बुद्धि वाली नीयत कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और ये तुम लोग बताओ कि मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे एक्सप्लेन करते हुए कितना
कितना ज्यादा भोजपुरी एक्सेंट निकल रहा है, मतलब फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा या फिर बराबर या फिर एकदम हाई लेवल का एक्सेंट फील हो रहा है तुम सभी को बताना जरूर यार, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो इधर वो लड़की अपना मन बदलते हुए बोलती है कि शायद नहीं, मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसके द्वारा पकड़ी गई तो मैं जरूर मारी जाऊंगी। अभी के लिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना बोलते ही वो अपना एक पैर डंजर के बाहर रखती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो अपने मन में बोलती है कि अगर मैं अपना एक सिंगल स्टेप भी आगे बढ़ाई तो मैं मारी जाऊंगी। तभी उसे किसी की आवाज आती है, जहाँ पे कोई बोलता है कि एक औरत होने के तौर पे सच में तुम्हारे पास शार्प इंस्टिंक्ट है। तभी वो अपने सामने देखती है और बोलती है, क्या ये तो ब्लू लॉयन स्क्वाड के क्लीनर्स हैं। इधर हम देखते हैं कि ब्लू लॉयन से बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं। इधर एक बंदा उस लड़की से बोलता है कि क्या एलिक अंदर है। वो उस बंदे को देखती है और बोलती है घबराते हुए कि ये तो ब्लू वुल्फ है। उसके पसीने छूट चुके होते हैं एल्रिक का नाम सुन के। वो बोलती है, क्या एल्रिक? क्या इसके कहने का मतलब एल्रिक मेलविंगर से है, वो सो कॉल्ड लेजेंड का हीरो? क्या ये वही मैजिशियन है? वो उससे बोलती है कि नहीं, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। उसने केवल सिर्फ इतना ही बोला होता है और उसके गले पे स्वॉर्ड चढ़ चुका होता है और उसका गेम वहीं पे बच चुका होता है। इधर वो बंदा हंसते हुए उससे बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा जाने वाला नहीं है। और इस बंदे का नाम है टेनेंट, जो कि पॉल का एक स्वॉर्ड है। तभी सीन से उठता है पॉल के रेसिडेंसी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे पॉल अपने चेयर पर बैठा हुआ होता है और जो कि पॉल के बारे में भूल चुके हैं, वो शायद फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं भी भूल चुका हूँ। लेकिन मैं बता दूं भाई कि ये बंदा है कोई, आई थिंक कि ये हरमन वाइल का भाई है। वो अपने सामने वाले बंदे से बोल रहा होता है कि एल्रिक मेलविंगर का सर, तुम उसे मुझे ला के दोगे है ना। वो बंदा उनसे बोलता है कि आप चिंता ना करें, मैंने टेनेंट के साथ ब्लू वुल्स के सबसे बेस्ट इलाइट्स को भेजा है, तो इस बार हम लोग जरूर ही सक्सेस होंगे। और ये बंदा हिल्टॉन है, ब्लू वुल्स के फर्स्ट स्क्वाड का लीडर। और भाई ये सब सारे जाने पहचाने नाम है जो कि धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पॉल बोलता है कि मेरे भाई के साथ एरिक मेलविंगर का बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, हमें मेक श्योर करना है कि हमें उसे उसके कंप्यूटर को कम्प्लीटली हिला कर रख देना है। एक हफ्ते बाद हरमन के साथ मेरा डिसाइसिव मैच होगा, जो कि फैमिली के हेड के पोजीशन के लिए होगा। इधर हिल्टन अपना सर झुकाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है सर। वो एरिक मेलविंगर जो कि अनचार्टेड लैंड्स में एंटर किया है, वो एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट की वजह से मारा जाएगा। उसके इस बात से हिल्टन भी मतलब पॉल भी खुश हो चुका होता है। सीन शुरू होता है ब्लू लॉयन मतलब हरमन माइल और इजाबेल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हरमन माइल उससे बोल रहे होते हैं कि क्या ब्लू वुल्फ इंपीरियल कैपिटल को छोड़ के चले गए। इजाबेल बोलती है कि अंकल नहीं नहीं, पॉल वाइल्ड ने उन्हें टेनेंट भेज दिया है। अब देखो भाई, यहाँ पे टेनेंट का मतलब किसी जगह से या फिर किसी नाम से थोड़ा फिर यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आगे चल के समझ में आ जाएगा। ये बात सुन के हरमन माइल भी थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलते हैं कि वे जरूर एली की तरफ ही जा रहे होंगे। इधर वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मेरा वो यंगर ब्रदर जिसके बारे में मैं जानता था, तो फिर वो इस दुनिया में अब एग्जिस्ट नहीं करता। केवल एक बार, बस केवल एक बार एक चांस होता जिससे कि हम एक दोनों साथ बैठकर ड्रिंक कर पाते हैं। इधर इजाबेल अपने मन में सोच रही होती है कि फादर हमेशा से अपनों को लेकर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे उन्हें दृढ़ बनाना होगा। अभी के लिए अंकल ब्लू शिप और ब्लू हॉर्स को पीछे से परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान बोलते हैं कि वो टेनेंट वो पॉल का स्वॉर्ड है और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और भाई यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि वो टेनेंट उसी बंदे का नाम है। और ये फैक्ट जिसकी वजह से वो सभी इस समय आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सावधानी पूर्वक जवाबी उपाय तैयार कर लिया है। किसी भी स्थिति में एलिक से उनका सामना नहीं होना चाहिए। सिंसियरता हम देखते हैं उन्हीं सभी ब्लू वुल के बंदों को जो कि डंजन के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। वो सभी चारों तरफ से गोश्त से घिरे हुए होते हैं। वो सभी एक दूसरे पे मतलब गोश्त पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं टैरेंट को, जो कि फुल चार्ज करते हुए उन सबकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी को स्लाइस करना चालू कर देता है, जिससे कि वो सभी के सभी गोश्त उससे दूर चले जाते हैं। इधर वो अपने लिप्स को लिक करते हुए बोलता है कि इन सभी गोश्त को स्लाइसेस करना बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइंग है। अगर एक रियल इंसान यहाँ पे अपीयर हो जाए तो मजा आ जाएगा। तभी किसी जगह से उसे ठंडक महसूस हो रही होती है। तभी वो किसी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर मुझे ठंडक कहाँ से महसूस हो रही है। वो स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर तुम वहां पे हो एलिक मेलविंगर। इधर हम देखते हैं एलिक और मेफिस्टो को, जहाँ पे मेफिस्टो उससे बोल रहा होता है, तो फिर इन्हीं लोगों की वजह से तुमने उस वुमेन को बिना रेजिस्टेंस के इतनी आसानी से जाने दिया। एलिक बोलता है कि फर्स्ट की स्टार्टिंग से मेरे को महसूस हो रहा होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को खुद से अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। इधर मेफिस्टो खुश होते हुए बोलता है कि मेरे लीनिएज वाले बंदे से ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो फिर बताओ आखिर तुम अब क्या करने वाले हो। एरिक बोलता है कि वेल मैंने कुछ नया सीखा है, तो फिर आखिर हम उसे ट्राई क्यों नहीं करते। इधर वो अपना हाथ उठाते हुए अपना आईसी एनर्जी उन सभी की तरफ भेजना चालू कर देता है। इधर टेरेंट चिल्लाते हुए सभी से बोलता है कि सभी लोग आइस एलिमेंट मैजिक के लिए तैयार हो जाओ। इधर वो सभी अपना एक स्क्रोल निकालते हैं और उसे फाड़ डालते हैं। इधर टेरेंट अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ब्लू की दूसरी और तीसरी टीम इसके आइस मैजिक की शिकार हो गई थी, और देखते ही देखते हम सभी के तन बदन से अंगारे जल उठती हैं। लेकिन अभी हमने खुद पर सेवन सर्कल के फ्लेम मैजिक को अप्लाई किया है, ऐसा टैलेंट बोलता है और बोलता है कि इसकी वजह से उसका कोई भी आइस एलिमेंट वाला मैजिक हम पे कोई भी काम नहीं करेगा। तभी हम देखें कि एल्रिक अपने आइस चैन बनाते हुए उन सभी की तरफ थ्रो
कर देता है जो कि उन्हीं की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इधर टाइनेंट भी अपना फायर शॉट अपने हाथ में लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसके सभी चैंस को काटे जा रहा होता है और चिल्लाते हुए एरोगेंटली उससे बोलता है कि तो फिर मेलविंगर, तुम्हारे पावर की यही लिमिट है। इधर एलिक वहां पे बहुत सारा आइसी स्मोक भी क्रिएट कर रहा होता है। तभी टाइनेंट बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार ट्रिक है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे विजन को ब्लॉक कर सकते हो। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो बोलता है क्या आखिर ये क्या हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि उन सभी के बॉडी के ऊपर आइस का थोड़ा थोड़ा असर दिखाई दे रहा होता है और उन्हें एक प्रेशर भी महसूस हो रही होती है। इधर हम देखते हैं एल्डी को जो कि उन्हीं स्मोक के बीच से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसकी आंखें रेड ग्लो कर रही होती है। इधर टेनेंट अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके का ओमियस हो रहा है। इधर एल्रिक अपने मुंह से जोर से चिल्लाता है विंटर ब्लिजार्ड और इतना बोलते ही एक बर्फीली तूफान उन सबकी तरफ आगे बढ़ना चालू हो जाती है और देखते ही देखते वो सभी के सभी वहीं पे जमना चालू हो चुके होते हैं। इधर टेनेंट अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरा लंग्स एकदम इंस्टेंट ही सॉलिड फील हो रहा है, क्या सच में ये किसी एक इंसान की ताकत है। तभी वो अपने कॉमरेड्स की तरफ देखता है जहाँ पे दो को छोड़ के बाकी सब 5 रुपए वाली आइसक्रीम बन चुके होते हैं। वो उन्हें देखते हुए अपने मन में बोलता है कि यहाँ तक कि सेवन सर्कल सेपरेट्स वो इलाइट भी केवल एक ही ब्लो में क्रश हो चुके हैं। उन्होंने बोला था कि ये केवल एक मागी के लेवल तक एडवांस हुआ है, तो आखिर ये सब ऐसा कुछ कैसे कर पा रहा है। और मैंने मागी के बारे में पहले ही बताया और अभी बता रहा हूँ, ये मैजिशियन के लेवल से एक लेवल हाई होता है। वो उसे देखते हुए बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आने से वो पहले से भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। इधर हम देखते हैं एली को जो कि उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है और उसकी आंखें ग्लो कर रही होती हैं। इधर चिल्लाते हुए टेनेंट बोल रहा होता है कि सभी फोर्सेस रिट्रीट करो अभी के अभी। इधर एलिक अपना मैजिक यूज करते हुए कुछ बोल रहा होता है। वो बोलता है जहाँ से भी वो उड़ते हैं वो केवल मौत लाते हैं, उनके भीतर अनगिनत मृत्यु आत्माओं के द्वेष और पछतावे बसते हैं। वो जैसे जैसे ये सारी बातें बोल रहा होता है वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट अपीयर होना चालू हो चुके होते हैं और जिससे देख के वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं। इधर एलिक अपनी बातें बोल रहा होता है जहाँ पे वो बोलता है कि और वो सभी के सभी उन सभी आत्माओं को चुराते हैं जो कि जिंदा होती हैं। फिर बोलता है सेकेंड अथॉरिटी ऑफ विंटर द नॉर्दर्न विंड। हम देखते हैं कि उसकी इस कमांड पे उसके आगे पीछे बहुत सारे गोश्त आ चुके होते हैं। वो सभी के सभी गोश्त उसके आदेश पे उन सभी टेनेंट के लोगों पे अटैक करना चालू कर देते हैं। इधर टेनेंट गुस्से करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे कैसे ना कैसे यहाँ से स्केप करना होगा और अपने लॉर्ड को ये न्यूज देना होगा। इधर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके पैर आईसी चैन की वजह से वहीं पे जकड़ चुके होते हैं, जिससे देख के वो गुस्सा करता है और अपना स्वॉर्ड यूज करते हुए उन सभी चैन्स को काट देता है। वो पीछे की तरफ मुड़ता है और एली पे गुस्सा करते हुए बोलता है तुम बस केवल मेरा यहाँ पे इंतजार करो, अगली बार मैं श्योरली तुम्हें। तभी हम देखते हैं उसे कुछ महसूस होता है और उसकी आंखें ब्लर होना चालू हो जाती हैं और उसका सर धड़ाम से जमीन पे आके गिरता है। उसकी आंखों में केवल अपने और अपने लोगों की मौत ही दिखाई दे रही होती है। इधर हम देखते हैं एली को जो कि थक के वहीं पे जमीन पे बैठ चुका होता है और बोलता है डैम या अथॉरिटी, नॉर्मली अब मैं हिम्मत नहीं करूंगा इसे ऐसे रेकलेसली यूज करने का, केवल एक ही इनोवेशन की वजह से मेरा माना पूरी तरह ड्रेन हो चुका है। इधर में विष्णु उससे बोलता है कि विंटर ब्लिजार्ड और नॉर्दर्न विंड, ऐसा लगता है कि तुम अब पूरी तरह विंटर के सक्सेसर बन चुके हो। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि अब अगली बारी स्प्रिंग की है। एलिक हैरान होते हुए बोलता है क्या स्प्रिंग। इधर हम देखते हैं एलिक के फ्लैशबैक में जहाँ पे ओटोन उससे बोल रहे होते हैं कि विंटर तो बस केवल एक शुरुआत है, तुम्हें वो चारों के चारों सीजन्स को गैदर करना होगा, मतलब कि उनके पावर्स को। ये 4 सीजन्स की ताकत हमारे एंसेस्टर की ताकत में से एक थी और उन्होंने इन ताकतों को अलग कर दिया था क्योंकि इसमें असीम शक्ति समाई हुई थी। वो अपने हाथ में लिए हुए कुछ उसकी तरफ आगे बढ़ाते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तुम उन सभी को गैदर कर पाते हो तो एंसेस्टर का मैजिक एक और फिर खुल जाएगा। इधर एरिक अपने मन में सोच रहा होता है कि विंटर अकेले में ही एक ओवरवेलमिंग पावर है, लेकिन अगर मैं उन सभी सीजन्स के अथॉरिटीज को गैदर कर पाता हूँ तो फिर मैं वो इंसान बन जाऊंगा जिसके पास असामान्य शक्ति होगी, जिसे शायद मैं फर्स्ट एंसेस्टर को भी सरपास कर पाऊंगा। अगर मैं कुछ ऐसा कर पाता तो मैं उस साइकिल से आजाद हो पाऊंगा जिसे कि उन्होंने मेरे से बांधे हैं। और इन बातों को सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता है। इधर अपने मन में बोल रहा होता है कि चूंकि मैंने विंटर को हासिल कर लिया है तो फिर अब समय आ चुका है स्प्रिंग को जाके ढूंढने का। लेकिन स्प्रिंग का लोकेशन, अरे हाँ आखिर फिर से मेरे को वो कहाँ पे मिलेगा। डेफिनेटली उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया था जब वो मेरे से 4 सीजन कंप्लीट करने के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैं उस चीज को याद क्यों नहीं कर पा रहा। इधर एलिक की याद है धुंधली पड़ रही होती है। अब मेरे से ये मत बोलना कि किसने मेरे मेमोरी के साथ छेड़छाड़ किया है। और इतना सोचते ही वो मैं विष्णु की तरफ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं मैं विष्णु को जो कि ये अपना सड़ा हुआ फेस बनाते हुए उससे बोल रहा था कि आखिर तुम मेरे की तरफ क्यों घूरे जा रहे हो। वो प्रेम में बोलता है कि नहीं ये मैं विष्णु नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास मेरे पे रेस्ट्रिक्शन डालने की कोई भी ज्यादा पावर्स नहीं है और वो उनमें से है जो कि वो बहुत ही ज्यादा सिंसियरली चाहता है कि मैं ग्रो करूँ। तो फिर आखिर ये कौन हो सकता है, वो इंसान जो कि बिना मैंने नोटिस किए मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है। तो फिर वो मेरी जान को इतनी आसानी से ले सकता है जिससे कि मेरे को थोड़ा सा भी रियलाइज भी नहीं होगा। इधर हम देखते हैं कि ब्लू लाइन के बंदे उधर की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि जल्दी करो हमें ब्लू को
कैसे ही पकड़ना होगा। और ये ब्लू लॉयन के बंदे हरमन महल के बंदे होते हैं। इधर वो अपने सामने कुछ देख के हैरान हो चुके होते हैं और ये उसी लड़की की सर होती है। वो उसे देखते हैं और बोलते हैं ऐसा लगता है कि उनमें से पहले ही कोई मारा जा चुका है। अब देखो भाई मेरे को इनका नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं पीछे वाले को पतला वाला बंदा बोलूंगा और इसको मोटा वाला बोलूंगा जो आगे है। तो ये पतला वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर तो फिर अब हम क्या करें। मोटा वाला बंदा बोलता है कि अभी के लिए हम एडवांस करने वाले हैं, मतलब आगे बढ़ने वाले हैं। इधर वो अपने स्वord पे हाथ रखते हुए अपने मन में बोलता है अगर मेरे नेफ्यू इन लॉ के एक सिंगल हेयर को भी नुकसान हुआ तो फिर मेरा ये तलवार। तभी वो आगे की तरफ बढ़ता है और देखता है कुछ हैरान, और कुछ देख के हैरान हो चुका होता है। वो अपने सामने दिखता है ब्लू वुल्फ के उन सभी इलाइट मेंबर्स को जो कि वही 5 रुपए वाली आइसक्रीम बन चुके होते हैं। बार बार एक ही डायलॉग मार रहा हूँ, थोड़ा चीप हो चुका है। इधर वो टैलेंट के कटे हुए सर को देखते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं कि यहाँ तक कि मेरे जैसा भी कोई टैलेंट को इतनी आसानी से टेक डाउन नहीं कर सकता। तो वो पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे घोस्ट उन सभी पे अटैक करना चालू कर देते हैं। वो पतला वाला बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि सभी यूनिट के मेंबर्स बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। इधर मोटा वाला बंदा चिल्ला रहा होता है कि अगर तुम सभी के पास हिम्मत है तो मेरे पास आओ। तो हम देखते हैं एक घोस्ट को जिसके पास हिम्मत होती है वो उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक से रुक जाते हैं और पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे एल्रिक आ चुका होता है। इधर हम देखते हैं उन सभी घोस्ट को जो कि एल्रिक के पैरों के सामने आके बो डाउन किए हुए होते हैं, जिसे देख के वो मोटू पतलू दोनों हैरान हो चुके होते हैं। इसी फिर होता है वो सभी के सभी डंजन के बाहर आ चुके होते हैं। तो हम देखते हैं कि एल्रिक उस डंजन के सामने खड़ा होता है और अपना हाथ उस डंजन के गेट की तरफ आगे बढ़ाता है और जोर से बोलता है ब्रेक, जिससे कि वहां के आगे का गुफा टूट जाता है और एंट्री गेट वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। इधर वो मोटू वाला बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है इस चीज को देख के। वो बोल रहा था कि आखिर अभी क्या हुआ। मैं ये कंप्लीटली बता सकता हूँ कि वो डंजन बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या तुम इस चीज को लेकर पूरी तरह से हो। तो एरिक उसे बोलता है कि मैंने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया है, वो अभी के लिए छिपा हुआ है जिसे कि दूसरे ढूंढ ना पाए। अब से ये प्लेस एरिक अपने में बोल रहा होता है कि अब से ये प्लेस एक फैमिली सेंचुरी के साथ एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दोनों रहेगा। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया मेरे इस मैजिक पेंडेंट की वजह से। ये नेकलेस एक मास्टर की है हमारे फैमिली की विरासत को छोड़े गए सीक्रेट्स को अनलॉक और सील करने का। तो ये मोटे वाला बंदा एरिक से बोलता है लेकिन फिर भी क्या तुम्हें उन सभी गार्डियंस को पीछे छोड़ के थोड़ा सा भी बुरा महसूस नहीं हुआ। वो तुम्हारे लिए पावरफुल एसेट हो सकता है। एरिक बोलता है ऑफ कोर्स मैं उन सभी को साथ रखने वाला हूँ। तभी अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और बोलता है ब्रेक। हम देखते हैं कि बहुत सारे घोस्ट उसकी तरफ आना चालू हो जाते हैं और उसके हाथों में जाके अब्सॉर्ब हो चुके होते हैं, जिसे देख के उन दोनों की सिटी पिटी गोल हो चुकी होती है। वो बोल रहे थे कि ये भगवान आखिर ये क्या चीज है, तुम ब्लैक स्नो फील्ड वाले इंसिडेंट के बाद और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हो चुके हो। मोटा वाला बंदा बोलता है जैसा कि हमारे नेफ्यू इन लॉ से एक्सपेक्टेड था, मतलब कि एल्डी को इन्होंने इजाबेल का हस्बैंड मान ही चुका है। मेफिस्टो एलिक से बोलता है सच में ओटोहन ने तुम्हें कुछ भयानक चीजें सौंप दी हैं। एलिक मेफिस्टो से बोलता है कि भले वो गार्डियन स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। मेफिस्टो चिढ़ते हुए बोलता है तुम्हारी ये फालतू की बात है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि ओटोहन किस लेवल का था जो कि इन फैंटम्स को कमांड और समन करता था। हमें ओटोहन का छोटा सा एक व्यू दिखाया जाता है उनके फैंटम के साथ। वो उसे डार्क लुक के साथ उसे बोलता है कि ओटोहन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल पोजेस करता था और सोल्स को मैनिपुलेट करने की काबिलियत रखता था। यहाँ तक कि वो सारे के सारे फैंटम जिन्हें कि तुम अभी कमांड करते हो वो सभी के सभी एक सेकंड को छोड़ो मुझे तुम्हें नहीं बताना। इधर एलिक अपने मन में बोलता था जो लोग ओटोहन की सेवा करते थे वो अपने जीते जी भी एक रिमार्केबल फिगर वाले माने जाते थे। तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना, यदि उन्हें ओटोहन द्वारा चुना गया होता जिन्हें हाउस मेलविंगर को उसके स्वर्णिम युग में नेतृत्व प्रदान किया, तो उन्हें सही मायने में एक नायक कहा जा सकता है। इंग्लिश में बोले तो राइटफुल हीरोज। अगर मैं उन सभी को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाता हूँ तो शायद मैं अपने मेलविंगर फैमिली की ग्लोरी को दोबारा हासिल कर सकता हूँ। अब मैं ओटोहन के फुल लेगेसी को इनहेरिट कर चुका हूँ। अब 2000 साल बाद दोबारा इस धरती पे विंटर छाएगी। अब समय आ चुका है पूरी दुनिया को ये बताने का कि एक बार फिर से मेलविंगर्स घराना दोबारा आसमां की ऊंचाई छुएगा। और भाई सच में ये पैनल बहुत ही ज्यादा कूल होता है। सिक्स में दिखाया जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ मैजिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके गेट पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं। वो सभी पूछ रहे होते हैं कि आखिर इतने सारे रिपोर्टर्स इनको यहाँ पे किसने बुलाया, आखिर क्या चल रहा है। कोई बंदा बोलता है कि प्रोबेबली ये अनाउंस करने के लिए कि मेलविंगर को मेगस का टाइटल दिया जाएगा, है ना। लेकिन क्या 3 दिनों के अंदर रिक्वेस्ट को कंप्लीट करना ये पॉसिबल भी है। यहाँ तक टासन एलिस्टर भी इतनी आसानी से इसे फिनिश नहीं कर पाई थी, तो फिर शायद इसके पीछे कोई दूसरा रीजन हो सकता है। उन सभी को घोड़े की चलने की आवाज आती है। वो सभी मुड़ते हुए देखते हैं जहाँ पे ब्लू लॉयन का कैरेज आ रहा होता है। वो सभी के सभी उस कैरेज को घेर के खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं एली को जो कि एक वेल ब्रांडेड यूनिफॉर्म में सभी के सामने आता है। तो रिपोर्टर्स उसके पास जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि इस समय पब्लिक आपको बहुत सारा अटेंशन दे रही है आपके अचीवमेंट की वजह से लॉर्ड एडली। क्या ये बात सच है कि आपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है? अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ग्रैंडफादर और सूडन मेलविंगर दोनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और यहाँ तक कि तासन एलिस्टर का भी। आखिर इसका सीक्रेट क्या है, आप हमें बताएंगे? तभी हम देखते हैं कि वो एग्जामिनर एली के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ मैजिक एडमिनिस्ट्रेशन एलिक मेलविंगर को सर्टिफाइड करता है एक मेकर्स के तौर पे,
और इतना बोलते ही उसके हाथों में एक कार्ड दे देता है। इधर रिपोर्टर्स अजीब-अजीब सवालें पूछ रहे होते हैं। वो सही बोल रहे होते हैं कि अब तक लगभग 30 साल हो चुके हैं। बट एट द एंड मेलिंगर फैमिली ने एक सर्टिफाइड मेकर्स को प्रोड्यूस कर ही दिया। आखिर आपको इसके बारे में कैसा फील हो रहा है? वो सभी चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि लॉर्ड एल्रिक मैनवन, केवल आप एक बार अपना विचार व्यक्त कीजिए। एल्रिक चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ, मैं बोलूँगा, लेकिन अपना बात व्यक्त करने से पहले मुझे एक बात कहने का इजाज़त दीजिए। मुझे अपने क्वेस्ट के दौरान कुछ लोगों द्वारा एम्बुश कर दिया गया था और बेयरली मैं वहाँ से अपना जान बचा पाया। हाउस वाइल्ड का शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव करने मैनेज कर पाया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे आया हूँ कि मैं इस ह्यूमिलिएशन को अनदेखा नहीं करूँगा और दोषी को पनिशमेंट मिल गई है। इधर ये मोटू पतलू दोनों शांत होकर सुन रहे होते हैं और पूरी पब्लिक हैरान होती है। एरिक चिल्लाते हुए बोलता है कि और इसी वजह से मैं एक डोमेन वॉर डिक्लेयर कर रहा हूँ। इधर पूरी पब्लिक भी सुन के हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या डोमेन वॉर? क्या ये वो चीज नहीं है जिसे करने से एक दूसरी साइड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है? वो सब एरिक से बोलते हैं, लेकिन हाउस मेलविंगर में तो बेयरली 2 ही मेंबर्स बचे हुए हैं, तो फिर आप डोमेन वॉर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? तभी एक दूसरा रिपोर्टर एरिक से बोल रहा था कि आखिर मैजिक फैमिली के ग्रेट पैट्रियार्क का किसने असैसिनेट करने का हिम्मत किया है? एरिक उन सभी से बताता है, मेलविंगर फैमिली का टारगेट पॉल वाइल्ड है और वही है हाउस वाइल्ड का ट्रेटर। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं ब्रेन को। हाँ, मेरे को इसका नाम मालूम हो गया है। ब्रेन किसी के पास आया होता है, तभी वो सामने वाला बंदा जो चेयर पे बैठा हुआ होता है वो बोलता है, रेजिग्नेशन। आखिर क्यों? क्या ये ऐसा हो सकता है मेलविंगर के लॉर्ड की वजह से, जिस जो कि उन्होंने बोला था? और मैं बता दूं, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ मैजिक एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर ऑफिस होता है। इधर बैरन उनके सवालों का जवाब नहीं देता, केवल चुपचाप बैठा मतलब खड़ा हुआ होता है। तभी वो फ्लैशबैक का सीन याद करता है जहाँ पे एल्रिक बोल रहा होता है, वो इंसान एक समय पर टाइटल ऑफ ब्लू लाइन के कैंडिडेट से कंसीडर किया जाता था। मुझे पता है कि अगर मैं वो इस समय उससे जाके लड़ता हूँ तो मैं बुरी तरीके से हारूंगा, लेकिन मैं फिर भी उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। तो प्लीज आप सभी लोग अपना सपोर्ट मेरे को दीजिए, जिससे कि आगे से कोई भी स्टार कभी भी नहीं झुकेगा और ना ही किसी डार्कनेस से सराउंड होगा। आप उनकी मदद कीजिए एक बार और साइन करने के लिए। जब तक आप सभी लोग का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो स्टार्स कभी भी अपने लाइट को लूज नहीं करेंगे। इधर बैरन डायरेक्टर से बोल रहा होता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ अपने डिसीजन को लेकर। शायद मैं अभी तक जितना कुछ अचीव किया है वो सारा खो भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहता हूँ, एक न्यू एरा के सपने की तरफ। डायरेक्टर बोलता है, वेल, मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। वो झुकते हुए उसके उसे शुक्रिया बोलता है और वहां से निकल जाता है। इधर डायरेक्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं, एरिक मेलविंगर वो क्लेवरली मीडिया के अटेंशन को ग्रैब कर लिया है और पब्लिक के गुडविल को अपने एडवांटेज में रख लिया है। ये एक स्पष्ट चाल थे, लेकिन अब फील हो रहा है कि एक न्यू स्टार अराइज होने वाला है। सीन शिफ्ट तो हम देखें कोई एली के रिलेटेड न्यूज को पढ़ रहा होता है, जिसमें वो बोल रहा होता है कि सभी सब फालतू की बकवासें हैं। जहाँ पे उन न्यूज़ों में लिखा होता है एलिक वेनिंगर ने एक शॉकिंग डिक्लेरेशन दिया है और बाकी सारी वही बातें लिखी हुई थी जो कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। और मैं बता दूं कि ये पढ़ने वाला पॉल वाइल्ड होता है। इधर वो हिल्टन से पूछता है, क्या यहाँ पे कुछ और है जो कि तुम मुझे बोलना चाहते हो? हिल्टन लेकिन वहीं पे चुपचाप खड़ा होता है। तभी पॉल बोलता है, हिल्टन, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ बोलने के लिए नहीं है तो अब तुम मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं वहां से शैडो में कोई दो लेडीज आ रही होती है। वो बोल रही होती है कि ऐसा कोई भी ये सब कुछ काम नहीं आने वाला, वो बच्चा हमसे बिलोंग करता है। तभी हिल्टन हंसते हुए उन सभी की तरफ देखता है और बोलता है कि आप सभी आप दोनों आ गए। उन दोनों को देख के हिल्टन इधर गुस्सा कर रहा होता है। वो उसे स्माइल करते हुए बोल रही होती है, क्या तुम्हें ऑनेस्टली लगता है कि तुम ब्लू लायन की सीट को हासिल कर सकते हो जबकि तुमने अपने पावर को खो दिया है? लेकिन हमारे ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए एक्टिव है, तो क्या तुम इससे दोबारा सोचने पे गौर करोगे? पहली बार वो चुपचाप रहता है। तभी मतलब पॉल बोलता है, चलो फिर ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और बातें करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्लू लायन के ईस्ट स्टेट हाउस वाइल्ड की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्रिक भी आया होता है। यहाँ वो कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि इजाबेल, तुमने अपने हेयर को, तभी इजाबेल बोलती है कि हाँ, मैंने इसे थोड़ा ट्रिम कर दिया है, आखिर ये कैसा दिख रहा है? और वो बोलते हुए बहुत ही सारा शर्मा रही होती है। एलिक भी शर्माते हुए उससे बोलता है, ये अब और भी ज्यादा प्यारा दिख रहा है और एक कॉन्फिडेंट ऑरा तुम्हारे से बह रहा है, मतलब महसूस हो रहा है। तभी वो अचानक से उसके फेस के पास आ जाती है और बोलती है कि ये वो चीज नहीं है जिसके बारे में तुमसे पूछ रही हूँ। तभी एलिक बोलता है कि हाँ, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो। वो वहां से जाने लगती है और बोलती है, आज फाइनली मैं अपने एनिमीज के सर को लटकाने जा रही हूँ, तो फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं किसी भी तरीके से वीक दिखूं, है ना? तभी वो झुकते हुए एलिक से बोलती है, और एलिक, इन सभी चीजों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी फैमिली की तरफ से मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक बार और तुम्हें पेश करती हूँ। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे और भी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मीडिया आ चुकी होती है। इधर एलिक उन सभी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोल रहा होता है अपने मन में, क्या इजाबेल ने पहले से ही इसके बारे में अंदाजा लगा लिया था? अगर हम लोग लगातार ब्लू लायन और मेलविंगर के बीच के अलायंस को दिखाते रहे तो फिर हम लोग एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉल वाइल्ड पे डाल सकते हैं, जैसा कि मैं इसके टैक्टिकल जजमेंट से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है। वो उसके हंसते हुए फेस को देख के बोलता है, सच में ये क्या ही बंदी है। सिर्फ पता हम देखते हैं एलिक और इजाबेल को जो कि चेयर पे बैठे हुए होते हैं। इधर एलिक अपने सामने के नज़ारे को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि तो फिर ये है
ब्लू लाइन हाउस की ताकत जितना मैंने अनुमान लगाया था, इनका ओवरऑल स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा है। ये विश्वास करना कठिन है कि कभी वे आंतरिक कलह से गुजर रहे थे, लेकिन अब इनकी यूनिटी को देखो, जो कि एक चट्टान से भी ज्यादा अडिग है। अगर ऐसी पावरफुल फोर्सेस मेरे विंग्स के तौर पे होते तो मेलविंगर फैमिली भी अपने पंख को फ्रीली स्प्रेड कर पाती। इन द एंड वैसे भी जो रिजल्ट मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ, सब कुछ उसी पे डिपेंड होने वाला है। तभी हम देखते हैं एक तरफ से हरमन वाइल्ड आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ से पॉल वाइल्ड। हरमन वाइल्ड बोलते हैं पॉल से, तो फिर फाइनली हम लोग इस तरीके से क्लैश करने वाले हैं। तभी पॉल ताना मारते हुए उसे बोलता है कि आगे कैसा हो कि तुम अपने पहले इस हिपोक्रेसी वाली खाल को उतार दो। इधर हरमन वाइल्ड घबराते हुए बोलते हैं, हिपोक्रेसी मेरे ब्रदर, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? पॉल उससे बोलता है कि तुम हमेशा से जीते आए हो और मैं हारता, जैसा कि पास्ट में होते आया है और लाइकली आज सेम वैसा ही होने वाला है। तभी वो उससे गुस्से में अपना दांत बीचते हुए बोलता है, मैं इस चीज से हमेशा से नफरत करते आया हूँ। आखिर तुम कैसे हमेशा से सुपीरियर एक्ट करते आए हो, जो कि हमेशा जीता है, मतलब सब कुछ जीतता है, सभी चीजों को क्लेम करता है और सभी चीजों को अपने लिए रख लेता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा जो कि मेरे लिए हो। तो फिर इसी वजह से मैं ये तुम्हें शो करने वाला हूँ कि हर चीज इस दुनिया में तुमसे बिलोंग नहीं करती। इधर हम देख रहे होते हैं कि जैसे वो स्वord निकाल रहा होता है, उसके हाथ पे कुछ सील्स बने हुए होते हैं। वो गुस्से में हरमन से बोलता है कि तुमने अब तक हर चीज अपने लिए रखी, तो फिर मैं उन सभी चीजों को तुमसे आज लेने वाला हूँ। तभी हरमन वाइल्ड एक लंबी सांस लेते हैं और बोलते हैं उससे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हें कितना ज्यादा अनफेयरली ट्रीट किया गया है, लेकिन तुम्हारे ये एक्शन जस्टिफाई नहीं किए जा सकते। वो अपना स्वord निकालते हुए उसमें ऑरा जनरेट करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे बड़े भाई होने के तौर पे आज मैं तुम्हारे बुरे कर्मों का नाश मैं करने वाला हूँ। और इतना बोलते हुए वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर पॉल वाइल्ड भी अपने रेड ऑरा के साथ उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पे एक बड़ा सा ब्लास्ट क्रिएट हो जाता है और दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। तभी गुस्से में चिल्लाते हुए पॉल बोल रहा था, क्या कि किसकी हिम्मत हुई हमारी लड़ाई के बीच में इंटरप्ट करने की। इधर उन दोनों के बीच में कोई आ चुका होता। ये होते फर्स्ट इंसेप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर। वो उन सभी से बोलते हैं कि मैं यहाँ पे मैजेस्टी के डिग्री को डिलीवर करने के लिए आया हूँ। इधर वो इस बात से वो दोनों भी हैरान हो चुके होते हैं। तभी डायरेक्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ईस्टर्न के बॉर्डर एरिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने साम्राज्य की कृपा प्राप्त करने के बावजूद विद्रोह का सपना देखने का साहस किया है, और मेरे को लग रहा है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एलरिक को ही टारगेट कर रहा है। वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर उस ट्रेटर को पनिश करने के अलावा वो अपने ब्लेड को एक दूसरे के खिलाफ यूज कर रहे हैं। मैजिस्ट्री इस चीज पे अपना गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि यहाँ पे ट्रेटर एलरिक को कहने से है, तो फिर इसकी ये वार्निंग तुम्हारी तरफ ही फेस कर रही है। एलरिक हंसते हुए बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैजिस्ट्री को ये पच नहीं रहा कि मैं बिना किसी सैंक्शन के एक डोमेन वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया हूँ। देखते हैं पॉल वाइल्ड को, जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है, तो फिर यहाँ तक कि मैजिस्ट्री रेड लॉयन को स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो ब्लू लॉयन के भी हाथों को बांधना चाहते हैं। तभी डायरेक्टर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर आखिर एम्पायर का प्रेसिडेंट कैसे साहस कर सकता है कि वो मैजेस्टी के विल को अपनी इच्छा अनुसार व्याख्या कर दे। पॉल वाइल्ड हंसते हुए बोलता है, बस हो गया, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस आधार पे हमारी कार्यवाही को रोकना चाहते हो। उसकी बातों से डायरेक्टर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है जिसमें वो बोल रहा होता है कि रेड लॉयन के खिलाफ डोमेन वॉर इंपीरियल पनिशमेंट मिशन से अलग होना चाहिए। और ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा एल्रिक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा होता है, जिसकी प्रेशर को फील करते हुए डायरेक्टर भी बोल रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके का मना है। वो घबराते हुए एल्रिक की तरफ देख रहा होता है। एल्रिक उससे बोलता है, क्या आप इस बात से एग्री नहीं करते? तभी डायरेक्टर उससे बोलता है, क्या आप ये कहना चाहते हैं एल्रिक मेलविंगर कि आप मैजिस्ट्री की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहते हैं? एल्रिक हंसते हुए बोलता है कि हाँ, आपने एकदम सही कहा। डायरेक्टर गुस्सा करते हुए बोलता है कि अभी तुमने क्या बोला? एल्रिक बोलता है उससे, एक रेडियंट स्टार ड्यूक होने के तौर पे मैं मैजिस्ट्री की इस डिग्री को रिफ्यूज करता हूँ। इधर डायरेक्टर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एम्परर मैजिस्ट्री की प्रजा होने की वजह से तुम उनकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हो, मतलब तुम्हें उनकी आज्ञा माननी ही होगी। एल्रिक बोल रहा था कि फैमिली वाइड के अंदर लाइफ एंड डेथ पे डिसीजन वास्तव में मैजिस्ट्री के शब्दों के तहत समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन एक स्टार रेडियंट ड्यूक होने के तौर पे उनकी यही कमांड मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती है ना। इधर उसके भी पसीने छूट चुके होते हैं और बोल रहा होता है अपने मन में, डैम इट, इस मास्टर को ट्रीटी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है। वो बताता है कि हाउस मेलविंगर एम्पायर के ढूंढे जाने से पहले ही एग्जिस्ट करता था, जिसे कि एक एंशिएंट नोबल हाउस ऑफ मैजिक के नाम से भी जाना जाता था। जब फर्स्ट टेम्पलर ने साम्राज्य की स्थापना की तो उन्हें मेलविंगर फैमिली को एक निष्ठा उनकी निष्ठा को सुरक्षित करने के लिए उन्हें बड़ी रियायतें दी, और वो थी कि जब तक कि कोई अपराध उच्च राजद्रोह के बराबर ना हो, किसी भी इंटरनल इंटरफेयर की मतलब इंपीरियल इंटरफेयर की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना किसी गोल्डन एडिक्ट के बिना कोई भी शाही आदेश मतलब इंपीरियल कमांड उन पर बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। और हाँ, यहाँ पे गोल्डन एडिक्ट का मतलब स्वर्णिम आदेश से है, जो कि इंपीरियल कमांड से भी बड़ा होता है।
वो मन में अपने गुस्सा करते हुए बोलता है कि हालांकि मेलविंगर की वो ट्रीटी उनके डाउनफॉल के साथ ही बुला दी गई थी, लेकिन उसकी पार अभी भी उसी तरीके से इफेक्टिव है। एरिक चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि भले ही डुअल यहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन मेलविंगर का ये टेरिटोरियल वॉर इसमें कंक्लूड नहीं किया जा सकता, और मैं इसे अभी और इसी समय एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अपने हाउस के रिप्रेजेंटेटिव होने के तौर पे मैं हरमन वाइल्ड को अपने प्रॉक्सी के तौर पे अपॉइंट करता हूँ। इधर हरमन वाइल्ड भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अब ये बच्चा अपने कंधों पे अब पॉलिटिकल बर्डन को उठाने वाला है। लेकिन सच में इसने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लेवर डिसीजन लिया है। वो हँसते हुए उससे बोलते हैं, ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। एलिक उनसे बोलता है, तो फिर मेलविंकर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप पॉल वाइल्ड को लेकर अपने जजमेंट को कीजिए। इधर पॉल वाइल्ड भी इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और इधर डायरेक्टर उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर को कुछ ओमिनियस और महसूस होता है और बोल रहा होता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं इधर पॉल हरमन वाइल्ड को जो कि अपना ऑरा स्प्लिट कर रहे होते हैं। इधर उनकी ऑरा को देखिए पॉल वाइल्ड भी पीछे की तरफ गिर जाता है और बोलता है ये तो वो चीज़ है जो कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं हरमन वाइल्ड बहुत ही तेजी से उसके पास आते हैं और अपने स्वॉर्ड का क्लैश उसके स्वॉर्ड पे कर देते हैं, जिससे कि उसका स्वॉर्ड वहीं से क्रैक होना चालू हो चुका होता है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं कि उसका स्वॉर्ड वहीं पर टूट चुका होता है और हरमन वाइल्ड का जो स्वॉर्ड स्लैश होता है वो उससे होके पीछे की तरफ ग्राउंड को तोड़ते हुए जा रहा होता है। और साथ ही साथ पॉल वाइल्ड ने मतलब हरमन वाइल्ड ने पॉल वाइल्ड के एक हाथ को भी उसके बॉडी से अलग कर दिया होता है। इधर पॉल वाइल्ड अपने हाथ पकड़ते हुए जमीन पे बैठ चुका होता है। पॉल गुस्सा करते हुए बोलता है, द प्राइड ऑफ हॉक, आखिरकार तुमने ये कर ही दिया। हरमन उससे बोलते हैं कि मैंने अभी केवल उसके पंख मतलब चोंच को ही कंप्लीट किया, उसके पंख और पूंछ अभी तक बाकी हैं। अब यहाँ पे हॉक किसी चीज से रिलेट कर रहा होगा जो कि उसे कंप्लीट करने के बारे में बोल रहे होते हैं। कुछ भी हो भाई, इतने डीप में नहीं जाएंगे, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इधर डायरेक्टर हरमन वाली को देखते हुए बोल रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है कि इनके अंदर से जो ऑरा साइन कर रहा है वो स्पीयर ऑरा का मार्क है, जो कि सिंबल है फिफ्थ जेन सुपीरियर का। ब्लू लोहेन ने अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ को रिगेन कर दिया है, नहीं वो अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। अब हमें हरमन वाइल्ड को फर्स्ट रेड के थ्रेट में क्लासिफाई करना होगा, जो कि व्हाइट नाइट के इक्विवेलेंट है, और ये व्हाइट नाइट वही होते हैं, मास्टर अगस्टीन। तभी हम देखते हैं पॉल वाइल्ड को जो कि गुस्सा करते हुए हरमन वाइल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है कि आखिर क्यों तुम हर सारी चीजों को अपने पास ही रख लेते हो। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं। हम देखते हैं कि उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा होता है और भाई शायद इस स्लैश के बाद उसका काम वहीं पे खत्म हो चुका होता है, क्योंकि इमेज में साफ साफ दिख रहा है कि शायद उसका सर कट चुका है। इधर पॉल वाइल्ड के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और हरमन वाइल्ड के बहुत लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो चुके होते हैं। इधर हरमन वाइल्ड अपने स्वॉर्ड को जमीन के अंदर गाड़ दिए होते हैं और अपने आंखों को अपने हाथों से ढक लिए हुए होते हैं। सभी लोग अपने टेंस एक्सप्रेशन के साथ उन्हीं को देखे जा रहे होते हैं। तभी हरमन वाइल्ड की आवाज आती है, अराजक समय के दौरान किए गए सभी गलत कामों को अब गलत कामों और अपराधों को माफ कर दिया जाएगा और दफना दिया जाएगा। हालांकि लॉ एंड की अथॉरिटी पे कभी भी डाउट नहीं किया जा सकता और ना ही हॉक के प्राइड पे। तो फिर क्या तुम सभी इस बात को समझ गए? इधर उनके बंदे सभी चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि यस सर। इधर हम देखते हैं हिल्टन को जो ही घबराते हुए वहां से भाग रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर उन्होंने उस सिल का ही इस्तेमाल क्यों नहीं किया जिसे कि हमने उन्हें दिया था। आखिर एक नाइट के प्राइड का क्या ही मतलब बनता है जबकि वो अपने लाइफ को भी नहीं बचा सकता। अपने इस मिशन में फेल होने के बाद वो सभी मेरे को इतनी आसानी से जीने नहीं देंगे, मेरे को कैसे भी छिपना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पे वही लड़की आ चुकी होती है जो कि हमें पिछले चैप्टर्स में दिखाई गई थी। वो उसे घूरते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कहाँ की तरफ भाग रहे हो? क्या ये पॉल वाइल्ड की तरफ भाग रहे हो? इधर उसकी बात सुन के हिल्टन के भी तोते उड़ चुके होते हैं। वो उसे बोलती है, तुमने तो बोल्डली कहा था कि तुम पॉल वाइल्ड मतलब ब्लू लॉयन को डाउन कर दोगे, तो फिर आखिर उसका क्या हुआ? वो अचानक अपने सामने उन दोनों लड़कियों को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और बोलता है, लेडी लैपिस और लाजुली, मैं बस वो बस इतना ही बोलता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका होता है। वो जाते हुए बोल रहा था कि प्लीज मेरे को छोड़ दीजिए, मतलब मेरे को माफ कर दीजिए। इधर वो उसके उसे मारने के बाद बोल रही होती है कि हमें तुम्हारे बहाने के बारे में नहीं सुनना। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि हमने जो भी प्रिपरेशन किया था हमें लगता है कि वो पूरी तरह यूजलेस हो चुका है, तो फिर अब हम क्या करें? दूसरी बोलती है, वेल अब हमें रेड लॉयन को पकड़ने से ही संतुष्ट होना होगा, लेकिन बड़े ही मुश्किल से मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रही हूँ। एल्रिक मेलविंगर, ये पहली बार है कि जब कोई हमें इतना ज्यादा डिलीशियस महसूस हो रहा है, और वो ये बात एक हौसी अंदाज के साथ बोल रहे होते हैं। मतलब देखिए, मेरा मन कर रहा है कि जाके कूद जाओ। मैं तो बोलूंगा बीसी आओ मेरे को ही खा लो। बट सैडली वी ऑल नो डैट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अपने सपनों की रानी नहीं आएगी वो। तो चलो अपने स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, फालतू की बातें करता रहता हूँ मैं। वो वहां से डिसअपियर होते हुए बोल रही होती है कि मैं एम्पायर के आने वाले जंग को देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही। मैं तो बस इस बात से आश्चर्य हूँ कि आगे वो चल के और भी कितना ज्यादा फ्लेवरफुल होने वाला है। वो एलरी की बात कर रहे होते हैं।
लेकिन बट उन्हें क्या ही मालूम, यहाँ पे एलिक उनसे बड़ा दरिंदा है, वो उन दोनों को ही खा जाएगा। मेफिस्टो एलिक से बोलता है कि एलिक क्या तुमने कुछ सेंस किया? एलिक बोलता है कि हाँ, कुछ समय पहले मैंने थोड़ा चीज महसूस किया, लेकिन ये ज्यादा कुछ खास नहीं है। तभी हरमन वाली की आवाज आती है जिसमें वो एलिक से बोल रहे होते हैं कि क्या इंस्पेक्शन ब्यूरो जाने से पहले तुमसे कुछ पूछ रही थी? तुम देखने में थोड़ा परेशानी में लगते हो। एरिक बोलता है कि उन्होंने मुझे बोला था कि वो मुझ पर अपना नजर बनाए रखेंगे, लेकिन ये ठीक है। जो कन्फ्रंटेशन था फैमिली इंपीरियल फैमिली के खिलाफ, वो पहले ही एक्सपेक्टेड था। हरमन वाली बोलते हैं कि हाँ, इन सभी चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो उसके सामने बो डाउन करते हुए बोलते हैं कि एक बार फिर से मैं अपनी फैमिली की तरफ से तुम्हारे सामने अपना ग्रेटिट्यूड पेश करता हूँ। एरिक उनसे बोलता है कि मिस्टर हरमन, बिना मेरी मदद के भी आप अपने गरिमा को बना लेते हैं, इसमें थैंक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हरमन बोलते हैं कि ये बात सही नहीं है, आपने मेरी बेटी को बचाया है और आपने मेरे रिफ्लक्सेस डिजीज को भी क्योर किया है, और उसके बाद भी आपने मुझे पर्सनली ट्रीट किया है, और आपके इन रामबाण इलाजों की वजह से मैं आज खुद को पूरी तरह रिकवर कर पाया हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। ये मैं विष्णु पीछे से बोल रहा था एली को। ये सिली फॉक्स ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ अपने कनेक्शन को पब्लिक के सामने बनाना चाहता है। एलिक उससे बोलता है कि नहीं, ये ब्लू लाइन का आइडिया नहीं हो सकता, ये जरूर उस बच्ची का किया धरा है जो कि ठीक उनके पीछे है। वो इजाबेल के बारे में बात कर रहा होता है। हरुण वाइल उससे बोलते हैं कि मेरे परिवार में ट्रेजेडी मेरे द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त करने में विफलता के कारण उत्पन्न हुई है। इधर वो उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा होता, वो केवल चुप रहता है। तभी हरमन वाले उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, इसीलिए मेरे पास एक फेवर है तुमसे मांगने के लिए। एलिक बोलता है, आखिर वो क्या है? वो हंसते हुए बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अगले ब्लू लॉयन बनो। इधर वो उनकी बात सुन के पूरी तरह ब्लैंक हो चुका होता है और हैरान होते हुए बोलता है जोर से कि क्या? सीन सिर्फ हम देखते हैं हरमन वाइल के मेंशन के गेट के बाद, जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं। वो सही बोल रहे होते हैं कि क्या हेड ऑफ मैजिक फैमिली नेक्स्ट ब्लू लॉयन होने वाले हैं? क्या मैजिशियन एक ब्लू लॉयन बनेगा? क्या ये बात कोई सेंस भी बना रहा है? इधर हम देखते हैं कि वैन भी वहां पे आया हुआ होता है। वो बोल रहा होता है कि ऐसा सोचना कि एलिक ब्लू लॉयन की पदवी को स्वीकार करेगा, सच में आखिर ये क्या चल रहा है? रिपोर्टर्स बोलते हैं उधर की तरफ देखो, एलिक मेलविंगर बाहर की तरफ आ रहे हैं और साथ ही उनके ब्लू लॉयन भी हैं। इधर वो रिपोर्टर्स एलिक से सवाल कर रहे थे कि एलिक मेलविंगर, क्या आप सच में ब्लू लॉयन के ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हैं? प्लीज हमें आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। एलिक उन सबसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं ब्लू लॉयन के पोजीशन को इनहेरिट करूंगा। ब्रेन सांस छोड़ते हुए बोलता है, तो फिर एट द एंड तुमने ब्लू लॉयन बनने का डिसीजन लिया है? मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा होता है। तभी एलिक अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मैं अपनी सभी ड्यूटीज को एक ब्लू लॉयन के वैसल के तौर पे नहीं, बल्कि मेलविंगर हाउस होल्ड के हेड के तौर पे कंप्लीट करूंगा। वो सभी रिपोर्टर सुन के हैरान हो चुके होते हैं और बोलते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। तभी हरमन वाइल एलिक के लिए बोलते हैं, एलिक ने यहाँ पे मेरे स्वॉर्डमैनशिप को केवल इनहेरिट किया है और मेरी फैमिली को इनहेरिट करने वाली होगी इजाबेल। और आज के बाद हमारा ये हाउस होल्ड, मतलब कि मेलविंगर हाउस होल्ड और हमारा वाइल्ड हाउस होल्ड एक दूसरे के साथ अलायंस बनाता है, एक सिंगल अलायंस। रेड लॉयन के रेबेलियन के खिलाफ हम दोनों मिलकर एक सबजुगेशन आर्मी खड़ी करेंगे। सीन से हम देखते हैं वो दोनों गैरेज में बैठ चुके होते हैं और वहां से निकल रहे होते हैं। इधर लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं वास्तव में उनके साथ एक और महान नाम जुड़ चुका है। मैंने सुना है कि इस बार ब्लू लॉयंस अपने ऊपर किए गए ह्यूमिलिएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इन वाइल्ड नाइट्स के अलावा आखिर ये पीछे ये ग्रुप, आखिर वो कौन है? इधर हम देखते हैं कि रो पहने हुए बहुत सारे लोग उन वाइल्ड नाइट्स के पीछे, मतलब कि वाइल्ड हरमन वाइल्ड के नाइट्स के पीछे चल रहे होते हैं। दूसरा बंदा बोलता है, क्या तुमने नहीं सुना? ये सभी वो लोग हैं जो कि मेलविंगर को फॉलो करने का डिसाइड किए हैं। ये वो ग्रुप है जिसे कि स्टार ऑफ वॉर्स के नाम से जाना जाता है। इधर ब्रेन अपने हुडी को उतारता है और बोलता है, स्टार ऑफ वॉर्स, ये नाम सूडॉन मेलविंगर से रिजेंबल करता है, जिनका नाम स्टार ऑफ मेगस भी था। वेल, हमारी ये बिगनिंग अभी के लिए बहुत ही ज्यादा हम्बल है, लेकिन जब ये कैंपेन खत्म हो जाएगा तो स्टार ऑफ मेलविंगर्स वो दोबारा हेवेंस में साइन करेंगी। इधर हम देखते हैं कि एली कैरिज में बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी उन सभी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया हूँ। इजाबेल बोलती है कि ऑफकोर्स ये नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो इस समय कंफ्यूज है कि एक मैजिशियन कैसे ब्लू लॉयन बन सकता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि वो हमेशा से देखते आए हैं, लेकिन जब तुम खुद को एक ब्लू लॉयन के तौर पे प्रूव कर देते हो, तो फिर वो अपनी लॉयल्टी को अपनी मर्जी से तुम्हें पेश कर देंगे। और यहाँ पे शायद हरमन वाइल के नाइट्स की बात हो रही होती है। हरमन वाइल उसे बोलते हैं कि सभी मुसीबतों को साइड में रखते हुए तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। एलिक उनसे बोलता है कि मेरे पास मेरे डाउट्स है, लेकिन यहाँ पे एक क्लियर रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये एक्सेप्ट किया। हरमन वाइल बोलते हैं, क्या रीजंस? एलिक हंसते हुए बोलता है कि हाँ, वो है स्ट्रॉन्गर होने से और अपने मास्टर के नाइट क्रॉनिकल को इनहेरिट करने से, और इसीलिए मैंने ब्लू लॉयन में ज्वाइन होने के ऑफर को एक्सेप्ट किया। हरमन वाइल बोलता है, सच में तुमसे ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तभी वो अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए बोलता है, तो फिर बताइए अब आगे क्या करना है?
हरमन वैल्यू उससे बोलते हैं कि पहले तुम्हें अपने बेसिक्स को कंप्लीट करना है, जिसे कि तुमने बहुत लंबे समय पहले ही पोस्टपोन कर दिया था। तो एक बार तुम उन फंडामेंटल्स को मास्टर कर लोगे तो तुम कुछ ऐसा लर्न कर पाओगे जो कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ा होगा। सीन सिर्फ होता हम देखते हैं एलिक और उसके साथ वही पतला वाला बंदा खड़ा होता है, और मैं बता रहा हूँ इस बंदे का नाम हामेन है, जो कि ब्लू हॉक का थर्ड ब्रदर है। वो एलिक से बोलता है कि तुमने हरमन वाइल से प्राइड ऑफ हॉक के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? एलिक बोलता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। हामन बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, मैं तुम्हें बताता हूँ। करीबन 20 सालों पहले हरमन वाइल्ड एंड मेरे स्वर्ण ब्रदर्स एक एंशिएंट पेंडुअल को डिस्कवर किए थे, वो भी साउदर्न फॉरेस्ट लैंड में, जिसे प्राइड ऑफ द हॉक कहा जाता है। वो सभी के सभी 4 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। हम सभी ने चारों लोगों ने बांट लिया एक दूसरे में और उसे मास्टर करना चालू कर दिया। हरमन ने वीक ऑफ द हॉक को मास्टर करने का ट्राई किया, लेकिन उन्हें रिफ्लेक्स डिजीज हो गया उसे कंप्लीट करते समय। ये चीज तब तक जारी रहा जब तक कि तुमने उसे कंप्लीट ना कर दिया। एलिक अपने मन में सोच रहा होता है, तो इसका मतलब वो टेक्निक जिसका यूज करते हुए उन्होंने पॉल वाइल के हाथ को अलग किया था, वो बीक ऑफ द हॉक है। रासेल ने क्लॉ को अपनाया, एलन ने आंखों को, और मैंने विंग्स को। और अब हम सभी चाहते हैं कि वो सभी टेक्निक्स तुम्हें पास डाउन की जाए, जिससे कि तुम प्राइड ऑफ द हॉक को कंप्लीट कर पाओ। वो हंसते हुए उससे बोलते हैं कि हम इसे कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन हमें पूरी तरह भरोसा है कि तुम इसे कर सकते हो। तभी हेमन बोलते हैं, तो फिर चलो अब मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। सभी वेपन्स में से कौन सा वेपन सबसे ज्यादा सुप्रीम है, स्वॉर्ड, ब्लेड या स्पीयर? तभी वो अपने स्पीयर को उसके आंखें को सामने कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि सीएन मतलब एलिक उनके स्पीयर को ही चुने। वो भी थोड़ा पसीने में आते हुए बोलता है, शायद स्पीयर ही होगा। जिसकी बात सुन के वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि एग्जैक्टली मेरे नेफ्यू इन लॉ से मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक स्पीयर ही सभी वेपन्स का रूट है। एक स्वॉर्ड मियरली स्पीयर के थ्रस्ट का एक ब्रांच है, और रह गई बात ब्लेड की, वो एक स्विंग साइड है स्पीयर का, और वो भी थोड़े बहुत वेट को ऐड करने के बाद वो उसके पास चले जाते हैं और उसके फेस के सामने अपना फेस करते हुए बोलते हैं, तो फिर अगर तुम स्पीयर को अच्छे तरीके से उसके पीक तक मास्टर कर लेते हो तो सारे के सारे वेपन्स तुम्हें नेचुरली फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। इधर एलिव भी उससे घबराते हुए बोल रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हामिद उससे बोलते हैं, तो फिर चलो मैं तुम्हें 6 फंडामेंटल मोमेंट्स को दिखाता हूँ। अगर तुम उस चीज को अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो दोबारा तुम्हें किसी भी मार्शल आर्ट को सीखने की जरूरत नहीं होगी। इधर हमन अपने मन में सोच रहे होते हैं अपने स्टेंस को लेते हुए, वो सोच रहे होते हैं कि भले ही इसकी जैसा कोई प्रोडिजी हो, लेकिन मेरी स्पिरिट टेक्निक वो इतनी ज्यादा आसान नहीं है। ये कोई बेसिक फॉर्म्स नहीं है, ये सभी के सभी मेरे सीक्रेट आर्ट्स हैं। एक ट्रू जीनियस को हार्डशिप और फेलियर से गुजरना पड़ता है खुद को राइज करने से पहले। मेरी ये स्पीयर आर्ट्स एलडी को पूरी तरह लड़खड़ा देगी, लेकिन जब वो उस दीवार को पार कर लेगा तब वो स्पीयर को लेकर पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाएगा। और ये सारी बातें सोचते सोचते वो अपने सभी के सभी 6 फंडामेंटल्स को शो कर रहे होते हैं। वो अपने मन में बोल रहे होते हैं एक एविल स्माइल के साथ कि मेरे भाई मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। एक प्रोडिजी को रिक्रूट करने के लिए थोड़ा बहुत ट्रिकरी होना नेसेसरी होता है। और वो सभी इतना सोचते सोचते अपने फाइनल स्टेप को दिखाते हैं और एलिक से बोलते हैं, तो फिर बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है? वो स्माइल देते हुए उससे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुम इसे कर सकते हो? एलिक घबराते हुए बोल रहा होता है कि एक्चुअली मेरे को ये उतना ज्यादा ईजी नहीं लग रहा। हाँ, बोलते हैं कि हाँ, अगर ऐसा होता तो ये कोई मार्शल आर्ट नहीं होता, बल्कि एक छोटा-सा ट्रिक ही बन के रह चुका होता। वो उससे बताते हैं कि एक स्टेयरकेस के जैसे मार्शल आर्ट को भी स्टेप बाय स्टेप क्लाइंब करना चाहिए, और तुम्हारा हर स्टेप तुम्हारे उस शिखर के करीब ले जाता है। तो फिर चलो देखते हैं कि आखिर तुमने अब तक क्या सीखा। एलिक बोलता है, तो फिर ठीक है, अब मैं दिखाने वाला हूँ। वो हरमन वाल के पहले जैसे वाली पोजीशन में आ चुका होता है, जिसे देख के वो बोलते हैं, वाह! जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसकी आई मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। उसने एक बार देखते ही सभी इमोशंस को मेमोराइज कर लिया है, और उनकी ये बात बोलते-बोलते पसीने भी छूट रहे होते हैं। लेकिन अगर वो जो चीज़ देखता है, मतलब स्टेप्स देखता है और उसी को नकल करता है, तो उसका रूप डगमगा जाएगा। तभी हम देखते हैं एलडी को, जो कि सभी के सभी फंडामेंटल्स को एग्जैक्ट कॉपी करके उसको शो कर रहा होता है, जिसे देख के इसके तोते ही उड़ चुके होते हैं और बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने मन में बोल रहे होते हैं कि ये अभी उन सभी सीक्रेट आर्ट्स को फॉलो कर रहा है, जिसे कि सीखने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, जबकि इसे अभी तक किसी ने अच्छे तरीके से सिखाया भी नहीं है। और ये उस हर स्टेप को बहुत ही ज्यादा परफेक्टली कर रहा है। इधर मेफिस्टो भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है, जरा इसकी फेस की तरफ तो देखो, ये एकदम बेवकूफ की तरह दिख रहा है। उसने ये बात को थोड़ा सा भी रियलाइज भी नहीं किया कि ये स्कैम भी हो सकता है। इधर हम देखते हैं कि हामिन का मुंह बहुत ही बड़ा खुल चुका होता है। एलिको से बोलता है, क्या स्कैम? तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा हार्श हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नेक्रोमेंसी एबिलिटी मेरी उन सभी एबिलिटीज में से एक है। मेफिस्टो उससे बोलता है, तुम बास्टर मेलविंगर, तुम्हारा मुंह भी तुम्हारे मैजिक इतना ही शार्प है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि किसी मामले में मेरे को ये लगता है कि ये स्पेयर टेक्निक अपने एक समय असाधारण लेवल तक पहुंच चुका था। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि नॉर्दर्न विंड के पास इस तरीके की कुछ फंक्शंस होंगे। मैंने नॉर्दर्न विंड की क्षमताओं को हाल ही में जाना, लगभग उसी समय
लगभग उसी समय जब मैंने हरमन माइल से तलवारबाजी सीखना शुरू किया था। वो उन्हीं फ्लैशबैक का सीन याद कर रहा होता है जहाँ पे हरमन माइल ने अपने स्वॉर्डमैनशिप का प्रदर्शन उसके सामने किया हुआ होता है। वो उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें बीक ऑफ द हॉक मास्टर करने से पहले तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक्स को अच्छे से लर्न करना होगा। एलिक उनसे बोलता है ये शायद मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है। हरमन बोलते हैं हाँ, ये उतना भी इजी होने नहीं वाला, लेकिन अगर तुम इसे एक बार सीख लेते हो तो तुम स्वॉर्डमैनशिप की एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाओगे। इतनी ज्यादा रेपिटेशन करने के बाद एलिक बोलता है इतनी ज्यादा रेपिटेशन करने के बाद मेरे को अंततः समझ में आ ही गया। इधर हम देखते हैं कि उसका वही शैडो जनरल उसके पीछे आ चुका होता है और उसे गाइड करने लगता है और उससे बोलता है कि अपना एक स्टेप पीछे की तरफ लो। इधर एलिक भी हैरान होता है और सोच रहा होता है क्या ये मेरे को गाइड कर रहा है। तभी वो शैडो बोलता है लेफ्ट साइड में एक डायगोनल लाइन मारो, और वैसे ही एलिक भी करता है, जिसे देख के हरमन माइल भी खुश हो चुके होते हैं। और मैं बता दूं उन शैडो वॉरियर्स का नाम रेथ वॉरियर्स होता है। तभी एलिक मेफिस्टो से बोलता है वेल तुमने सही कहा, वो रेथ वॉरियर्स जो कि ओटोहन ने अपने पीछे छोड़ गए हैं वो अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट वॉरियर माने जाते थे। तभी मेफिस्टो बोलता है लेकिन फिर भी वो उनके थॉट्स से केवल कुछ रेमिनेंट्स ही हैं, बिना किसी ट्रू कॉन्सिस्टेंस के साथ वो तुम्हें कुछ नया नहीं शो कर सकते हैं। एरिक उससे बोलता है भले वो एक नए माइलस्टोन को सेट ना कर पाए, लेकिन अगर वो मेरे डेस्टिनेशन के एक छोटे रास्ते के लिए भी गाइड कर सकते हैं तो वो मेरे लिए उतना ही काफी रहेगा। तभी मेफिस्टो हामिन की तरफ देखते हुए बोलता है चलो अब इसे चीटी काटो, क्योंकि इसे जगाना भी तो है, वरना इसने इतना बड़ा मुंह खोला है कि कोई भी आएगा और इसे BLOW भी दे देगा। सीन सिर्फ हमें हरमन के टेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे हरमन और उसकी बेटी पर मतलब बैठी हुई होती हैं। हरमन वाली उसे बोल रहे होते हैं कि जैसा कि हमने उससे एक्सपेक्ट किया था उसने उससे भी सरपास कर दिया है। वो स्पीड ऑफ फैल्कन को हमारे अंदाजे से भी ज्यादा तेजी से उससे पा लिया है। इजाबेल बोलती है क्या सच में वो वहां तक पहुंच चुका है। हरमन हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, उसकी स्वॉर्डमैनशिप की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है और उसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैंने सुना है कि हाउस मेलविंगर इंटेलेक्ट और मार्शल स्कूल को बैलेंस करके रखती है, लेकिन वो सभी के सभी रूमर्स उसे उसने पार कर दिया है। अब देखो भाई यहाँ पे फिर से नाम को चेंज कर दिया गया है, पहले स्पिरिट ऑफ द हॉक था, अब यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द फैल्कन हो चुका है, लेकिन अपन लोग हॉक ही बोलेंगे। हरमन अपने बेटी से बोल रहे होते हैं कि मैं पूरी तरह सर्टेन हूँ कि वो स्पिरिट ऑफ द हॉक को बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट कर सकता है, और मेरे को लगता है कि वो उस लेवल तक भी पहुंच सकता है जहाँ पे वो गोल्डन डॉल को भी डिफीट कर सके। इजाबेल भी उनकी बातें सुन के केवल चुपचाप बैठी हुई होती है अपने मुंह बनाकर। वो थोड़ा मुंह फुलाते हुए बोल रही होती है कि मैं जहाँ भी देख रही हूँ सभी लोग एलरिक को ही प्रेज कर रहे हैं, बस यहाँ पे एलरिक 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 उसी का नाम ही घूम रहा है। ये थोड़ा सा हार्ट वार्मिंग है, लेकिन ये थोड़ा मेरे को डिस्करेज भी फील कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि पूरे दिन पेपर वर्क में ही दफन रहते हैं, लेकिन उन्हें एक्नॉलेज करने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पे वो खुद की बात कर रही होती है। इधर हरमन भी घबरा जाते हैं उसकी इन बातों से और बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये बात सच नहीं है, सभी लोग तुम्हें मानते हैं और तुम्हारे हार्ड वर्क को भी मानते हैं। बस बात ये है कि वो खुल के अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो सभी के सभी तुमको लेकर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हैं। वो ही बोलती है कि हाँ हाँ, आपकी ये बातें केवल फोर्स एपोलॉजी की तरह ही साउंड कर रही है। भी हरमन भाई बोलते हैं लेकिन एल्रिक ने मुझे पर्सनली बोला था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। इस बात को सुन के वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उनके पास चली जाती है और बोलती है क्या सच में। वो उससे बोलते हैं तुम कभी भी वो बातें नहीं सुनती जो मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, जब मैंने एल्ली का नाम मेंशन किया तो तुम कंप्लीटली चेंज हो गई। वो भी खांसते हुए शर्मा जाती है। क्या आपने प्लान किया है कि आप उन नाइट्स को ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। हरमन बोलते हैं कि हाँ, अभी के लिए तो ऐसा ही है। ईसा बोलती है कि लेकिन फिर भी। हरमन बोलते हैं कि नहीं, मैं उन सबके बीच में इंटरफेयर नहीं करने वाला। वो उन नाइट्स को गले लगाता है या नहीं ये पूरी तरह उसके ऊपर ही निर्भर करता है। अब वही डिसाइड करेगा कि फैमिली का नाम आगे बढ़ाना है या फिर नहीं। कभी वो हंसते हुए बोलते हैं लेकिन मुझे इस चीज की कोई भी चिंता नहीं है और तुम भी मुझे उतनी ज्यादा परेशान नहीं दिख रही हो, है ना। वो भी हंसते हुए बोलती है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं अपने फादर से कुछ भी नहीं छिपा सकती, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता कि मैं बस यहाँ पे बैठी और चुपचाप देखती नहीं रहूंगी। हरमन उनसे बोलते हैं जैसा कि मैंने तुमसे पहले बोल दिया है, मैं इस मैटर में थोड़ा भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। इजाबेल जाते हुए उससे बोलती है हाँ, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। वो बोल रहे होते हैं उसके जाने के बाद कि जब ये बैटल पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो कुछ लोग होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड होंगे और वो रिजाइन कर जाएंगे। सच में अब फाइनली जनरेशनल शिफ्ट होने वाला है। 10 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हरमन वाइल का कारवां कहीं से गुजर रहा होता है। इधर एरिक अपने मन में बोल रहा होता है फाइनली हम लोग पहुंच गए एक्सपीडिशनरी फोर्स पैट्रियार्क क्वार्टर्स। तभी वो हॉर्स राइडर वहीं पे रुक जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बैनर को राइज करो। तभी हम देखते हैं कि हरमन वाइल और मेलिंगर का फ्लैग वहीं पे राइज हो चुका होता है। इधर एरिक अपने मन में बोल रहा होता है कि इससे पहले हमारी क्रेस्ट को पहले पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया गया था। हमारी क्रेस्ट में जो बुक है वो मैजिक और नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, और जो आउल है वो मैजिशियन को जो कि ट्रूथ को परस्यू करता है। जैसे कि एक आउल अंधेरी रातों में अपनी आंखों को खोलता है और सभी सभी चीजों को अपने नजरिए से देखता है, और मेरविंगर्स भी ठीक वैसे हैं जो कि
पूरी दुनिया को अपने ही नजरिए से देखते हैं। अज्ञात और तर्कहीन अंधकार, सत्य और कारण की खोज, यही है मेलविंगर्स के बैनर का असली मतलब, जो कि अब वो हवाओं में अच्छे तरीके से अब लहरा रहा है। सीन शुरू तो हम देखते हैं हरमन वाइल को, जो कि कहीं पे पहुंच चुके होते हैं। तभी उनके सामने वाला बंदा उनसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आप इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये होता है क्राउन प्रिंस। हरमन वाले उनसे बोलते हैं कि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि क्राउन प्रिंस खुद से आकर हमें पर्सनली वेलकम करेंगे। क्राउन प्रिंस बोलता है कि आपको याद तो है ना, आपने मेरी जान बचाई थी, भले ही थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं उस कर्ज को चुकाने के लिए आया हूँ। तभी वो नोटिस करता है, बोलता है बाय द वे मैं लेडी इजाबेल को नहीं देख पा रहा। ऐसा लगता है कि प्लेस और सर्कमस्टांस को देखते हुए आपने डिसाइड किया कि आप अपने डॉटर को यहाँ पे ना ले आए। इधर की तरफ हम तीनों ब्रदर को देख रहे होते हैं, जो कि अपने मन में ही बोल रहे होते हैं कि ब्रदर, भले ही ये क्राउन प्रिंस है, लेकिन ये जो टोन में बात कर रहा है, ये क्या थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है? क्या मुझे पागल होते हुए इन सभी जगह को पूरी तरीके से पलट देना चाहिए? तुम सभी खुद को रोक के रखो, हमें इन चाइल्डिश प्रोवोकेशन के बीच में नहीं फंसना। हरमन उससे बोलते हैं कि मेरी डॉटर, मेरी सक्सेसर और मेरी फ्यूचर की टाइटल हायर है, तो ऑफ कोर्स योर हाइनेस वो मेरे साथ आई है। क्या ऐसी बात है? तो फिर आखिर वो यंग लेडी कहाँ पे है? ये बहुत ही ज़्यादा लंबा समय हो गया। मैं उनसे मिलकर उन्हें ग्रीट करना चाहता हूँ। वो उससे झुकते हुए बोलते हैं कि सचमुच उसके लिए उचित होता कि वो योर हाइनेस को आके व्यक्तिगत रूप से ग्रीट करती। लेकिन ये मेरी ही गलती है, जो कि मैं उसे अच्छे से एजुकेट नहीं कर पाया। मैंने कुछ देर पहले ही हाउस ऑफ पैट्रियार्क मेलविंगर के साथ उसे देखा था, लेकिन अब वो इतना सुनते ही हम देखते हैं क्राउन प्रिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है अपने मन में, पैट्रियार्क ऑफ हाउस मेलविंगर। फिर हम देखते हैं कैरिज का डोर खुलता है। तभी हरमन वाले बोलते हैं, ओह देखिए वो आ गए। तभी वो अपने सामने के नज़ारे को देख के पूरी तरह हैरान हो चुके होते हैं। इधर इजाबेल को कैरिज से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखने में लग रही होती है। तभी क्राउन प्रिंस कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे एरिक भी होता है और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। लेकिन उसके गले पे नोटिस करो, वहाँ पे लिपस्टिक का मार्क होता है, जिसे देख के वो सभी भी हैरान हो चुके होते हैं। और भाई लोग, अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब 2-3 चैप्टर्स और आ जाने दो, मैं उसे तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी आगे की स्टोरी जाननी है। और भाई लोग, ये मानो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो फिर चलो बताओ कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जाते जाते आप अपने कर्तव्य को पूरा करते ही हो जाइएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर दो, प्लीज़ कर दो, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा है। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।